हेलो एवरीवन, मैं लोकेंद्र चतुर्वेदी विश्व गुरु क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th के लिए जो ध्वनि है यानी साउंड जो चैप्टर है उसकी सेकंड क्लास पढ़ेंगे। तो मैं ये आपसे कहूँगा कि यदि आपने इसके पहले वाली क्लास को नहीं देखा है यानी जो पार्ट 1 है तो प्लीज़ पहले उसको जाके देखिएगा। उस वीडियो को जब आप देखेंगे तभी आपको आगे की क्लास समझ में आएगी, ठीक है। फिर भी आज की क्लास में चूँकि मैं एक बहुत लंबे इंटरवल के बाद क्लास ले रहा हूँ, अस्वस्थ होने के कारण मैं क्लास नहीं ले पाया था, तो मैं एक क्विक रिवीजन करना चाहता हूँ। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। जो भी आपके क्लास से संबंधित डाउट रहते हैं उन्हें प्लीज़ कमेंट में लिखिए या ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ध्वनि क्या होती है। तो ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा होती है। जिस प्रकार से वैद्युत ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा होती है, वैसी ध्वनि भी एक ऊर्जा होती है जिसका अनुभव हमारे कानों के द्वारा किया जाता है। मेरी जो श्रवण इंद्री होती है, सुनने की जो इंद्री है मेरी, वो कान है और कानों के द्वारा ध्वनि का अनुभव किया जाता है। यानी ये एक ऐसी अनुभूति है जिसका अनुभव हमारे कानों के द्वारा किया जाता है। अब जो दूसरी बात आती है वो ये आती है कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है। तो मैंने आपको बताया था कि ध्वनि तब तक उत्पन्न नहीं हो सकती है जब तक कोई कंपायमान या कंपित स्रोत ना हो, यानी जब तक कंपन नहीं होते हैं तब तक ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। तो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपनों का होना अनिवार्य है। कंपन क्या होते हैं? जब कोई वस्तु अपनी ही जगह पर इधर उधर बार बार गति करती है। कभी कभी कंपन के आयाम इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखाई तो नहीं देते हैं लेकिन महसूस होते हैं। जैसे जब मंदिरों में हम जाते हैं और वहाँ पे कोई घंटी लगी होती है, उसको बजाते हैं, या कोई बड़ा सा घंटा लगा होता है उसको बजाते हैं, तो वो हमें घंटा जो होता है वो कंपित दिखाई नहीं देता है कि वो कंपन कर रहा है। लेकिन यदि आप घंटा बजाने के बाद उस पर हाथ रखेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये कंपन कर रहा है। तो कंपित स्रोत जो होता है वो ध्वनि को उत्पन्न करता है। लेकिन क्या हमें सारी ध्वनियाँ सुनाई देती हैं? तो इसका उत्तर है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मनुष्य होता है उसकी एक क्षमता है, उसके कानों की एक क्षमता है, वो एक निश्चित आवृत्ति से कम की ध्वनि तरंगों को नहीं सुन सकता और एक निश्चित आवृत्ति से ज़्यादा की ध्वनि तरंगों को नहीं सुन सकता है। और ये जो रेंज होती है वो हमने आपको बताई थी 20 कंपन प्रति सेकंड से 20,000 कंपन प्रति सेकंड होती है। मैं लिखे देता हूँ 20 हर्ट्ज। हर्ट्ज को हम कंपन प्रति सेकंड भी कह सकते हैं, ठीक है, कंपन प्रति सेकंड, ठीक। इससे लेकर के कितनी तक? 20 के यानी 20,000 हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज आवृत्ति की जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो मनुष्यों को सुनाई देती हैं। 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की जो तरंगें होती हैं वो हमें सुनाई नहीं देती हैं। उन्हें हम कहते हैं पराश्रव्य तरंगें। और 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की जो ध्वनि तरंगें होती हैं उन्हें भी हम सुन पाने में या महसूस कर पाने में असक्षम होते हैं। तो इससे कम की जो तरंगें होती हैं उनको हम कहते हैं अपश्रव्य तरंगें। बाद बाकी इनके बीच में जो ध्वनि की तरंगें रहती हैं उनको हम कहते हैं श्रव्य तरंगें यानी ऑडिबल साउंड वेव्स, ठीक है। इसके बारे में विस्तार से हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि जो ध्वनि होती है वो संचरित कैसे होती है, यानी ध्वनि का संचरण क्या होता है। तो ध्वनि के संचरण के बारे में हमने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक मंदिर में सपोज करिएगा कि एक ये घंटी टंगी हुई है, ठीक है, और आपने क्या किया, इस घंटी को जब बजाया यानी इसमें चोट मारी तो ये कंपित हो गया, यानी ये जो घंटी थी वो कंपित हो गई, कंपन करने लगी। जब कंपन करने लगी तो इससे क्या होगा? ध्वनि तरंगें उत्पादित होंगी, ध्वनि तरंगें उत्पादित होंगी, ठीक है, क्योंकि ये कंपन कर रहा है। अब ये ध्वनि तरंगें यहाँ से उत्पन्न तो हो गई हैं, लेकिन जो मनुष्य का कान होता है वहाँ तक यदि इन तरंगों को आना है तो इनको क्या करना पड़ेगा? इस घंटे से लेकर के इस कान तक आना पड़ेगा, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना पड़ेगा। और इसी को हम कहते हैं ध्वनि का संचरण या ध्वनि संचरण। तो ध्वनि संचरण से तात्पर्य होता है
ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अब सबसे बड़ी बात आती है, क्या ध्वनि तरंगें बिना माध्यम के संचरित हो सकती हैं, या अगर माध्यम की आवश्यकता होती है तो किस प्रकार के माध्यम में संचरित हो सकती हैं। तो मैंने आपको बताया भी था कि जो ध्वनि तरंगें होती हैं, साउंड वेव्स होती हैं, ये एक यांत्रिक तरंगें होती हैं। कैसी तरंगें होती हैं? ये यांत्रिक तरंगें होती हैं, मैकेनिकल वेव्स होती हैं। और यांत्रिक तरंगों से तात्पर्य होता है ऐसी तरंगें जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी बिना माध्यम के ध्वनि तरंगें संचरित नहीं हो सकती हैं। तो माध्यम कैसा होना चाहिए? तो विशेष बात यह है कि चाहे ठोस माध्यम हो, माध्यम कैसा भी बना रहे, चाहे ठोस माध्यम हो, चाहे द्रव माध्यम हो, या चाहे गैस माध्यम हो, किसी भी प्रकार का माध्यम बना रहे, ध्वनि तरंगें सभी प्रकार के माध्यमों में संचरित हो सकती हैं, लेकिन बिना माध्यम के संचरित नहीं हो सकती। बिना माध्यम का मतलब है जहाँ पर किसी प्रकार का कोई माध्यम उपस्थित ना हो, और ऐसे स्थान को हम कहते हैं कि वहाँ पर क्या है? निर्वात है। तो हम कहेंगे कि ध्वनि तरंगें निर्वात में संचरित नहीं हो सकती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। और बिना माध्यम के ये संचरित नहीं हो सकती हैं, तो निर्वात में ये संचरित नहीं हो सकती हैं। बाद बाकी चाहे ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, तीनों प्रकार के माध्यमों में संचरित हो सकती हैं। अब अगर हम इसकी बात करें निर्वात की, तो निर्वात से तात्पर्य होता है जहाँ पर वायुमंडल भी मौजूद ना हो। तो जो चंद्रमा है, चंद्रमा के चारों ओर कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है। यानी अगर आप देखेंगे जैसे हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो अधिक होने के कारण पृथ्वी के चारों ओर जो हवाएं होती हैं, जो गैसें होती हैं, उनका एक घना यानी सघन आवरण पाया जाता है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। क्योंकि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो पृथ्वी की अपेक्षा बहुत कम होता है। जब मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ाया था तो मैंने बताया भी था कि चंद्रमा की सतह पर जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण होता है, ठीक है, वो पृथ्वी का लगभग 1/6 होता है। जो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण है उसका 1/6 होता है। यानी चंद्रमा की सतह पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी की अपेक्षा काफ़ी कम है, और इसी कारण चंद्रमा के चारों ओर कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है, अर्थात क्या है? निर्वात है। अब मान लीजिएगा कि दो कोई शख्स हैं, यानी दो अंतरिक्ष यात्री हैं, और जब वो चंद्रमा पर गए होंगे पहली बार, तो उन्होंने आपस में कैसे बात की होगी? क्यों? क्योंकि अगर एक व्यक्ति बोलेगा तो बोलने से उसकी जो स्वर तंत्र है, यानी जो गला है, कंपन होगा इसमें, और उन कंपनों से ध्वनि तरंगें उत्पन्न तो होंगी, लेकिन एक व्यक्ति के मुख से वो दूसरे व्यक्ति के कान तक नहीं पहुंच पाएंगी, क्योंकि बीच में कोई माध्यम वहाँ मौजूद नहीं होगा। तो इस स्थिति में वहाँ दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे। यदि उन्हें बात करना है तो उन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंगों का सहारा लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो होती हैं वो निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं। इसलिए वो लोग वॉकी टॉकी वगैरह कुछ ले जाते होंगे जिनकी एक रेंज होती है, और उस रेंज में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का क्या होता है? फैलाव होता है, और वो आपस में बात कर लेते हैं। खैर, तो यहाँ पर ध्वनि तरंगें निर्वात में संचरित नहीं हो सकती हैं, और ये एक यांत्रिक तरंगें हैं, किसी भी प्रकार के माध्यम में ये संचरित हो जाती हैं। यहाँ पर आप देखिए हमने जो पहला पॉइंट लिखा है वो है विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का संचरण। यानी अगर ठोस है, द्रव है या गैस है, तो विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का संचरण किस प्रकार से होता है। तो मैंने आपको बताया कि चाहे ठोस माध्यम हो, चाहे द्रव माध्यम हो, चाहे गैस माध्यम हो, तीनों प्रकार के माध्यमों में ध्वनि तरंगें संचरित हो सकती हैं। लेकिन जो ध्वनि की चाल होती है,
वो माध्यम की दृढ़ता पर निर्भर करती है। माध्यम की दृढ़ता पर निर्भर करती है। यानी जो माध्यम जितना ज़्यादा दृढ़ होगा, जो भी माध्यम जितना ज़्यादा दृढ़ होगा, उस माध्यम में ध्वनि की चाल उतनी ही अधिक होगी। तो अब आप लोग खुद सोचिएगा कि ठोस, द्रव और गैस में अगर हम दृढ़ता की बात करें तो दृढ़ता का क्रम क्या होगा। जो दृढ़ता का क्रम होगा वो निश्चित रूप से हम सब जानते हैं कि सबसे दृढ़ क्या होगा, ठोस होगा, उससे कम दृढ़ क्या होगा, द्रव होगा, और सबसे कम जो दृढ़ माध्यम होगा वो गैस होगी। चूँकि ठोस सबसे ज़्यादा दृढ़ होता है तो जो ध्वनि की चाल होगी वो भी इसी ऑर्डर में होगी। यानी सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल किस में होगी, ठोस में होगी, उससे कम द्रव में होगी, और सबसे कम गैस में होगी, यानी हवा में होगी। और सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि जो ध्वनि संचरण का एक सामान्य माध्यम होता है वो वायु होती है। हम लोग जब एक दूसरे से बात करते हैं तो हमारे बीच में जो माध्यम मौजूद है वो क्या है, वायु, यानी गैसों का मिश्रण। तो जो ध्वनि की चाल है वो गैसों में सबसे कम होती है, बाद बाकी द्रवों में इससे ज़्यादा और ठोसों में सबसे ज़्यादा होती है। और यही कारण होता है कि अगर किसी ट्रेन की पटरी पर देखा जाए, जो पटरी होती है, और उस पर मान लीजिए कोई ट्रेन आ रही है और मुझे दिखाई नहीं दे रही है या उसकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं दे रही है, और मैं क्या करता हूँ, उसकी पटरी पर अपना कान रख के सुनने की कोशिश करता हूँ, तो यदि उस पटरी पर ट्रेन आ रही होगी तो मुझे पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पटरी है वो ठोस है। ये जो पटरी है ये कैसी है, ठोस है। और हम जो सुनने की कोशिश कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, वायु में कर रहे हैं, यानी गैस में कर रहे हैं। अब वायु में चाल कैसी होगी, कम होगी, ठोस में कैसी होगी, ज़्यादा होगी। तो इसमें हमें ध्वनि तरंगें जल्दी सुनाई दे जाएंगी अपेक्षाकृत वायु के। ठीक, अब बात ये आती है कि ध्वनि तरंगें जो होती हैं, यानी ध्वनि जो होती है, जो हम तरंगे बार बार कह रहे हैं, ये तरंग क्या होता है, यानी ध्वनि तरंग के रूप में आगे बढ़ती है। जो ध्वनि एक जगह से दूसरे जगह पर जाती है, यानी ध्वनि का जब संचरण होता है तो वो तरंग के रूप में बढ़ती है। तो ये तरंग क्या होती है, तो आइए इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए, हम सब लोगों ने एक प्रत्यक्ष जो उदाहरण देखा हुआ है वो क्या है, जब कहीं भी पानी भरा होता है, शांत जल हो, स्थिर जल हो, और उस स्थिति में हम क्या करते हैं, एक कोई पत्थर लेते हैं और उस जल में फेंक देते हैं। तो जैसे ही वो पत्थर जल में गिरता है वहाँ से एक हलचल उत्पन्न हो जाती है। और आपने देखा है उस हलचल के बाद क्या होगा, जैसे मान लीजिए हम मान लेते हैं ये तालाब में शांत जल भरा हुआ है और यहाँ पे हमने कोई पत्थर फेंक दिया, तो वो पत्थर मान लीजिए यहाँ पे गिरा, इस जगह पे गिरा, तो फिर क्या होगा, यहाँ से चारों ओर आपने देखा एक हलचल उत्पन्न होती है। किस तरह से, इस तरह से। और ये जो हलचल है वो उस केंद्र से चारों ओर एक समान रूप से फैलती हुई चली जाती है। इस दिशा में भी जाएगी और इस दिशा में भी जाएगी, इस दिशा में भी जाएगी, इस दिशा में भी जाएगी, यानी सभी दिशाओं में समान रूप से ये जो हलचल होती है वो आगे बढ़ती हुई हमें दिखाई देती है। तो ये जो हलचल आपको दिखाई दे रही है यही क्या है, यही है तरंग। फिर से एक बार आप लोग सुनिएगा, जब शांत जल में हम पत्थर फेंकते हैं तो हमें क्या दिखता है, जैसे ही पत्थर जल की सतह से टकराता है वहाँ से एक हलचल उत्पन्न होती है, और उस हलचल के कारण आप देखते हैं इस तरह से कुछ इस रूप में तरंग उत्पन्न हो जाती है और वो समान रूप से सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हुई चली जाती है। तो आखिरकार ऐसा क्यों हुआ और ये है क्या, मतलब तरंग उत्पन्न कैसे होती है, तरंग वाकई में है क्या। तो इसके लिए हमने ऊपर दो फिगर बनाए हैं, इसको आप ध्यान से समझिएगा। जो भी डाउट रहेंगे आप प्लीज़ पूछेगा ज़रूर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब मैं आपको कोई बात बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ उसके बावजूद भी आपके मन में कोई डाउट रह जाए। ठीक, देखिएगा, हमने आपको बताया है कि जो ध्वनि होती है
वो यांत्रिक तरंग होती है। और जो यांत्रिक तरंगें होती हैं वो क्या होती हैं, तो मैंने आपको बताया था कि ऐसी तरंगें जिनके संचरण के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है उन्हें हम यांत्रिक तरंगें कहते हैं। अब यांत्रिक तरंगें जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। तो पहले हम समझ लेते हैं तरंगें क्या है और फिर हम इन दोनों की बात कर लेते हैं। तो देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये कोई माध्यम है। अब माध्यम है तो माध्यम में कण होंगे। माध्यम मतलब ये तो ठोस होगा, ये द्रव होगा, ये गैस होगा, तो उसके कण मौजूद होंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, ये 3 कण बनाए हैं। यहाँ पे मैंने 3 कण बनाए हैं। तो ये जो हैं ये है माध्यम के कण, ये जो है वो माध्यम का कण है। अब होगा क्या, जैसे ही माध्यम के किसी एक कण को ऊर्जा मिलेगी, माध्यम के किसी एक कण को ऊर्जा मिलेगी, ये ऊर्जा कैसे मिलेगी आप देखिए। अभी जो तालाब वाला हमने उदाहरण लिया उसमें क्या किया हमने, एक पत्थर को फेंका, पत्थर में क्या थी, गतिज ऊर्जा, गति कर रहा था, गतिज ऊर्जा थी। जब वो पत्थर उस जल की सतह से टकराया, पानी की सतह से टकराया, तो वो पत्थर क्या करेगा, अपनी ऊर्जा पानी के कणों को दे देगा। तो पानी के कणों को ऊर्जा मिल जाएगी ना, तो माध्यम के कणों को हमें पहले ऊर्जा देनी पड़ेगी, तभी तो उसमें तरंग उत्पन्न होगी, ठीक है ना। तो जैसे मान लेते हैं ये माध्यम के कण है, तो किसी एक कण को क्या मिल गई है, ऊर्जा मिल गई। अब इस ऊर्जा के मिलने के बाद ये जो कण होता है वो 2 प्रकार से कंपन कर सकता है। या तो ये कण अपनी स्थिति के ऊर्ध्वाधर ऐसे ऊपर नीचे कंपन करने लगेगा ऊर्ध्वाधर दिशा में, या ये क्षैतिज दिशा में ऐसे ऐसे कंपन करने लगेगा। क्लियर। माध्यम के कण को जैसी ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा के मिलने से वो कण कंपित हो जाएगा, कंपन करेगा। और वो कंपन 2 तरह से कर सकता है, या तो वो कण ऊपर नीचे ऐसे ऊर्ध्वाधर कंपन करेगा, या वो कण क्षैतिज कंपन करेगा, ऐसे ऐसे, ठीक। अब होगा क्या, जब इस प्रकार से कंपन करेगा तो कंपन के कारण ये क्या करेगा, अपने पड़ोसी कण को ऊर्जा दे देगा। इन कंपनों से, भाई पहले कण में कंपन होंगे उसमें ऊर्जा है, अब ये कण क्या करेगा, अपने पड़ोसी कण में ऊर्जा दे देगा। यानी इसकी ऊर्जा जो है वो इसके पास पहुंच गई, कुछ इसके पास रह गई है, कुछ इसके पास पहुंच गई है। उस ऊर्जा के कारण अब ये कण भी कंपन करना शुरू कर देगा। अब ये कण क्या करेगा, अपने पड़ोसी कण को ऊर्जा दे देगा। उस ऊर्जा के कारण ये कण भी कंपन करना शुरू कर देगा। इस तरह से होगा क्या कि कोई भी कण अपनी जगह को नहीं छोड़ेगा, वो अपनी जगह पर ही ऊपर नीचे कंपन करता रहेगा और अपने आगे वाले कण को ऊर्जा ट्रांसफ़र करता चला जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, आगे आने वाले जितने भी कण होंगे वो सब कंपन करते चले जाएंगे और लगातार ऊर्जा आगे बढ़ती चली जाएगी। और इसी आगे बढ़ती हुई ऊर्जा को हम कहते हैं तरंग। यानी जो आगे लगातार ये हलचल होती चली जा रही है, ऐसे ऐसे ये जो कंपन होते चले जा रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। तो तरंग में जो कण होते हैं माध्यम के वो कहीं नहीं जाते हैं, वो तो अपनी जगह पर ही रहते हैं, केवल आगे लगातार क्या बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है। तो वास्तव में तरंग क्या है, ऊर्जा का संचरण ही तरंग है, ऊर्जा का संचरण ही तरंग है। क्लियर। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, जो तरंगें होती हैं वो क्या करती हैं, ऊर्जा का संचरण करती हैं, ठीक। यानी हो क्या रहा है, जो कण है वो अपनी जगह नहीं छोड़ रहा, वो केवल अपनी जगह पर ही कंपन कर रहा है, बस अपने कंपन के कारण वो पड़ोसी कण को देगा। देखिए बेटा ये क्या है, ये एक फिजिक्स का फिनोमेना होता है जो आप आगे पढ़ेंगे कि जब 2 कोई वस्तुएं पास पास रखी हों और एक वस्तु कंपित हो जाए, यानी वो कंपन करने लगे, तो जो दूसरी वस्तु होगी उसमें स्वतः ही कंपन उत्पन्न हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये फिनोमेना आप आगे पढ़ेंगे जाके, जब अनुनाद वगैरह की हायर क्लासेस में आपको पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल इतना आप समझ लीजिए कि जब ये कण कंपन करेगा तो ये पड़ोसी कण को ऊर्जा देगा, पड़ोसी कण भी कंपन करेगा, वो अपने पड़ोसी को देगा, वो भी कंपन करेगा। तो इस तरह से क्या होगा, ये लगातार ऊर्जा एक कण से दूसरे कण में आगे बढ़ती रहेगी और ये कण कंपित होते चले जाएंगे।
तो इस प्रकार से एक हलचल उत्पन्न हो जाएगी पूरे माध्यम में, और इसी हलचल को हम कहेंगे तरंग। ठीक है ना। तो तरंग एक हलचल है, मैं लिखे दे रहा हूं यहाँ पे, तरंग एक हलचल है। हलचल है मतलब इसको विक्षोभ भी कहते हैं, डिस्टरबेंस। ठीक है ना। हलचल है जिसमें क्या होता है, जिसमें माध्यम के कण बिना अपना स्थान बदले क्या करते हैं, ऊर्जा को लगातार आगे बढ़ाते रहते हैं। क्लियर। क्या होगा, हलचल उत्पन्न होगी, उसे हम तरंग कहेंगे, जिसमें हुआ क्या, माध्यम के कण बिना अपना स्थान बदले, अपना स्थान नहीं बदलेंगे लेकिन ऊर्जा को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। जब इस प्रकार के कंपन होते हैं तो जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उन्हें हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगें। ये जो कण था वो ऐसे कंपन करने की बजाय ऐसे भी कंपन कर सकता था। तो इस स्थिति में भी क्या होगा, जब ये कण कंपित हो जाएगा तो ये पड़ोसी कण को ऊर्जा देगा, ये भी कंपन करेगा, इनके कंपनों के कारण ये भी कंपित हो जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, लगातार आगे कण के जो कण हैं वो कंपित होते चले जाएंगे। इस स्थिति में भी क्या होगा, ये जो कण है वो ऐसे दाएं बाएं कंपन करेगा, लेकिन बाद में तो अपनी स्थिति में ही रहेगा, यानी अपना स्थान अभी भी बदलेगा नहीं, लेकिन ऊर्जा लगातार आगे बढ़ती चली जाएगी, और ऐसी स्थिति में हम कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। तो देखिए दोनों ही स्थितियों में क्या हो रहा है, जो ऊर्जा है वो लगातार लेफ्ट से राइट यानी बाईं ओर से दाईं ओर आगे बढ़ रही है, और जिस दिशा में ऊर्जा बढ़ेगी वही है तरंग संचरण की दिशा। तो पहली स्थिति में देखिए जो कंपन है कणों के वो तरंग संचरण की दिशा के परपेंडिकुलर है, लंबवत है, और दूसरी स्थिति में जो कंपन है वो उसी दिशा में है जिस दिशा में तरंग चल रही है। तो जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं उनमें माध्यम के कणों के कंपन तरंग चलने की दिशा के लंबवत होते हैं, और जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं उनमें माध्यम के कणों के कंपन तरंग चलने की दिशा में होते हैं, यानी उसके अनुदिश होते हैं। क्लियर। तो तरंग क्या है, तरंग एक हलचल है जिसमें माध्यम के कण बिना अपना स्थान बदले क्या करते हैं, ऊर्जा को लगातार आगे बढ़ाते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाते रहते हैं। अब तरंगें कितने प्रकार की होती हैं, तो तरंगें दो प्रकार की होती हैं। कौन सी तरंगें, यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, कौन सी तरंगें, तो यहाँ पे बात हो रही है यांत्रिक तरंगों की। यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं। ठीक। यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की कौन कौन सी, अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्ध्य तरंगें। अनुप्रस्थ तरंगें कब होती हैं, जब माध्यम के कण तरंग चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ अनुप्रस्थ तरंगें, अनुप्रस्थ तरंगें लिखे दे रहा हूँ। अनुप्रस्थ तरंग, इन्हें हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं अनुप्रस्थ तरंगें, देखिए जब माध्यम के कण तरंग चलने की दिशा के या तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, लंबवत कंपन करते हैं। ठीक। अब बात आती है अनुदैर्ध्य तरंगें क्या होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगें, इन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, जब माध्यम के कण
तरंग चलने की दिशा, तरंग चलने की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं, के अनुदिश कंपन करते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से भी ऊर्जा लगातार आगे बढ़ सकती है, इस प्रकार से बढ़ सकती है। तो जब लंबवत कंपन होंगे तो उन्हें हम कहेंगे अनुप्रस्थ तरंगें, जब अनुदिश कंपन होंगे तो उनको हम कहेंगे अनुदैर्ध्य तरंगें। अब हम लोग अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग को थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। अब हम लोग समझते हैं अनुप्रस्थ तरंगों के अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में। तो अभी हाल हमने आपको बताया कि अनुप्रस्थ तरंगें कौन सी तरंगें होती हैं। वे तरंगें जिनमें माध्यम के कण तरंग चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं। तो आप देखिए, अनुप्रस्थ तरंगों का जो स्वरूप होता है वो ये होता है। अनुप्रस्थ तरंगें जब किसी भी माध्यम में संचरित होती हैं तो वो इस स्वरूप में संचरित होती हैं। क्यों? क्योंकि जो कण है वो तरंग चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तो जो कण होंगे वो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे जाएंगे और तरंग लगातार आगे बढ़ेगी। तो जो तालाब की सतह पर हमें तरंगें दिखाई देती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगें ही होती हैं। या हम क्या करें कि एक रस्सी लें और उसका एक सिरा कहीं हम फिक्स कर दें, किसी जगह पे उसको फिक्स कर दें और दूसरे सिरे को हाथ में पकड़ करके ऐसे ऐसे अगर हम अपने हाथ को ऊपर नीचे झटका मारते हैं तो उसमें जो रस्सी में तरंगें उत्पन्न होंगी वो भी आपकी अनुप्रस्थ तरंगें होंगी। रस्सी आपके हाथ में होगी, वहाँ फिक्स होगी, लेकिन अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि रस्सी हाथ से निकल रही है और उस जगह पर जहाँ वो फिक्स है वहाँ पे जाके वो एंट्री कर रही है, यानी वहाँ पे प्रवेश करती जा रही है और हाथ से निकलती जा रही है। तो ये एक भ्रम है। क्यों? क्योंकि रस्सी तो कहीं नहीं गई है, रस्सी तो अपनी जगह पर ही है। क्यों? क्योंकि माध्यम के कण अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं, सिर्फ तरंग आगे बढ़ती है। तो जो हमें लग रहा है ना कि कुछ आगे जा रहा है ना, तो रस्सी आगे नहीं जा रही है, वो तरंग आगे जा रही है, ऊर्जा लगातार आगे जा रही है। तो तालाब की सतह पर उत्पन्न होने वाली तरंगें या रस्सी में उत्पन्न होने वाली तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगें जो होती हैं वो इस स्वरूप में आगे बढ़ती हैं। यानी क्या होगा, कहीं पर सबसे ऊंचाई वाली जगह होगी और कहीं पर सबसे गहराई वाली जगह होगी। तो ये जो इस प्रकार के स्थान बनेंगे, इस प्रकार की जो आकृति बनेगी उसको हम कहते हैं सुरंग, क्रेस्ट, सुरंग। तो अब देखिए सुरंग ये बना, ये बना, ऐसे सुरंग ये बना, ऐसे लगातार सुरंग बनते चले जा रहे हैं। और जिस जगह पे ये आकृति बनती है उसे हम कहते हैं गर्त, ट्रू। इसे क्या कहते हैं? गर्त। ठीक है। अब दो क्रमागत सुरंगों या दो क्रमागत गर्तों के बीच की जो दूरी होती है वो तरंगदैर्ध्य कहलाती है, यानी लैम्डा। तरंगदैर्ध्य क्या होती है? तरंग के एक कंपन के दौरान, यानी माध्यम के कण ये जो कंपन कर रहे हैं ना, तो किसी कण का जब तक एक कंपन पूरा होता है तब तक तरंग जितनी दूरी तय कर लेती है वो दूरी कहलाती तरंगदैर्ध्य। इसके बारे में डिटेल से हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि जब कण कंपन करते हैं तो तरंग लगातार आगे बढ़ती है। तो जब तक कण का एक कंपन पूरा होता है तब तक तरंग जितनी दूरी तय कर लेती है वो कहलाती तरंगदैर्ध्य। तो दो क्रमागत यानी लगातार दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी या दो क्रमागत सुरंगों के बीच की दूरी तरंगदैर्ध्य होती है, यानी लैम्डा के बराबर होती है। तरंगदैर्ध्य को हम लोग लैम्डा, ये लेटर है ग्रीक लेटर लैम्डा, इसे क्या पढ़ते हैं? लैम्डा। ठीक है ना, लैम्डा। ठीक, तो लैम्डा से हम तरंगदैर्ध्य को प्रदर्शित करते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं? जब माध्यम के कण तरंग चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो ऐसी तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें सुरंग और गर्त के रूप में लगातार आगे बढ़ती रहती हैं। दो क्रमागत सुरंगों या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी तरंगदैर्ध्य लैम्डा कहलाती है। बात पूरी हो जाती है। अब यहाँ पर आप देखिए, हमने एक और दूसरा चित्र बनाया है, इसमें भी देखिए अनुप्रस्थ तरंग बनी है। आप देखिए ध्यान से, ये हमने क्या बनाया? माध्यम के कण। ये क्या है? माध्यम के कण है। आखिर ये आकृति बनती क्यों है? तो आप समझिएगा कि एक कण को ऊर्जा मिली, पहले कण को जैसी ऊर्जा मिली इसने कंपन करना स्टार्ट किया, तो इसका कंपन सबसे पहले स्टार्ट होगा। अब इससे ऊर्जा मिलेगी इसके पड़ोसी कण को,
वो कंपन करना शुरू करेगा। तो आप खुद सोचिए कि कौन सा कण पहले कंपन करेगा, ये वाला, तो ये सबसे पहले ऊपर चला जाएगा, ये इसके पीछे, फिर तीसरा इसके पीछे, चौथा इसके पीछे। यानी क्या होगा, ये जो पहला कण होगा जब वो बिल्कुल अपने टॉप पे पहुंच जाएगा, तब दूसरा कण इससे कुछ नीचे होगा, तीसरा कुछ और नीचे होगा, चौथा कुछ और नीचे होगा, पांचवा कुछ और नीचे होगा। इस तरह से आप देखिए ये आकृति बनती चली जाएगी लगातार, ठीक है ना। तो लगातार ऊर्जा का ट्रांसफर होता चला जाएगा और ये तरंग आगे बढ़ती चली जाएगी, ठीक। तो अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। बात करते हैं अनुदैर्ध्य तरंगों की। एक बात और, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो माध्यम के कण हैं वो अपनी जगह पर ही बने रहते हैं और ना ही वो एक दूसरे के करीब आते हैं, ना ही एक दूसरे से दूर जाते हैं। बात को समझिएगा, जैसे ये माध्यम है, ये माध्यम के कण हैं, तो इन कणों की जो बीच की दूरी है वो कम या ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि ये कण कंपन कहाँ कर रहे हैं, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो ऊपर नीचे कंपन करने के कारण इन कणों के बीच की दूरी न तो कहीं पे कम होती है न कहीं पे ज़्यादा होती है। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि अनुप्रस्थ तरंगों में अनुप्रस्थ तरंगों में दाब, किसका दाब, ये कणों का दाब, कणों के बीच का दाब, क्योंकि दूरी ही नहीं गड़बड़ रही है, दाब व घनत्व कैसे रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। अपरिवर्तित रहते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगों में जो माध्यम होता है न तो उसका दाब बदलता है और न ही उसका घनत्व बदलता है। क्यों, क्योंकि कणों के बीच की दूरी एक समान होती है, ना वो घटती है ना बढ़ती है, ठीक। तो ये रही आपकी अनुप्रस्थ तरंगें। अब बात करते हैं अनुदैर्ध्य तरंगों की। मैंने आपको बताया था कि जब माध्यम के कण तरंग चलने की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं तो उन्हें हम अनुदैर्ध्य तरंगें कहते हैं, ठीक। तो अनुदैर्ध्य तरंगें जो होती हैं वो इस रूप में आगे बढ़ती हैं। क्या, कहीं पर तो माध्यम के कण पास पास आ जाएंगे, जहाँ पास पास आ जाएंगे उसको हम कहेंगे संपीड़न, कंप्रेशन, और कहीं पर ये कण दूर दूर हो जाएंगे और ऐसी जगह को हम कहेंगे विरलन, रेयरफैक्शन, ठीक। तो जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं वो संपीड़न और विरलन के रूप में लगातार आगे बढ़ती रहती हैं। क्लियर हो गया होगा। ऐसा होता क्यों है, तो आप खुद सोचेगा कि अनुप्रस्थ तरंगों में क्या हो रहा था, कंपन ऊपर नीचे हो रहे थे तो कणों के बीच की दूरी अपरिवर्तित थी। इसमें क्या हो रहा है, जो कणों के कंपन हैं वो इस प्रकार से हैं, यानी एक दूसरे के अनुदिश हैं। अब आप सोचिएगा कि जब पहला कण, ये जो पहले नंबर का कण है, जब ये इधर जा रहा होगा और उसी समय जब दूसरे नंबर का कण इधर अगर आ रहा होगा तो इन दोनों कणों के बीच की दूरी क्या होगी, सीधी बात है, कम हो जाएगी, घट जाएगी। जो कण पहले यहाँ थे अब ये कण कंपन करते हुए कहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे आ गए हैं, तो इनके बीच की दूरी कम हो जाएगी। तो ऐसे स्थान जहाँ पे क्या होगा, कण पास पास आ जाएंगे वो कहलाएंगे संपीड़न, और जहाँ पर कण दूर दूर हो जाएंगे, अब ऐसा कब होगा, देखिए मान लेते हैं ये दो कण हैं, यहाँ पे हैं, दोनों कंपन कर रहे हैं। अब इसका भी कंपन इस साइड है और इसका भी कंपन इस साइड है, तो उस स्थिति में ये कण यहाँ आ जाएगा और ये कण यहाँ आ जाएगा। तो अब बीच की दूरी पहले से क्या हो गई, पहले इतनी थी अब इतनी हो गई, बढ़ गई। और यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले जो दूरी थी वो इतनी थी, अब वो इतनी रहेगी केवल, अब वो केवल इतनी रहेगी, यानी घट गई। तो क्या होगा, जब कण अनुदिश कंपन करेंगे तो कहीं पर कण पास पास आ जाएंगे और कहीं पर कण दूर दूर आ जाएंगे। जहाँ पास पास आएंगे वो कहलाएगा संपीड़न, जहाँ दूर दूर हो जाएंगे वो कहलाएगा रेयरफैक्शन। विशेष बात यह है कि ये अल्टरनेट ऑर्डर में बनते हैं, यानी कण पास पास आ जाएंगे, फिर कण दूर दूर होंगे, फिर पास पास, फिर दूर दूर, यानी संपीड़न के बाद विरलन बनेगा, फिर संपीड़न बनेगा, फिर विरलन बनेगा, फिर संपीड़न बनेगा। इस क्रम में ये बनते रहते हैं, ठीक है। जिस तरह से दो सुरंगों के बीच की दूरी या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी तरंगदैर्ध्य के बराबर होती है, उसी तरह से दो क्रमागत विरलन या दो क्रमागत संपीड़न के बीच की दूरी भी तरंगदैर्ध्य लैम्डा के बराबर होती है। तो ये रही आपकी अनुदैर्ध्य तरंगें। अब बात ये आती है कि ध्वनि कौन सी तरंग है, तो आप लोग ये लिख लीजिएगा कि ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होती है।
यानी ध्वनि तरंगें जो हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगें हैं। ध्वनि जो है वो अनुदैर्ध्य तरंगें हैं, यानी संपीड़न और विरलन के रूप में लगातार आगे बढ़ती है। अनुप्रस्थ तरंगें कहाँ कहाँ उत्पन्न की जा सकती हैं और अनुदैर्ध्य तरंगें कहाँ कहाँ उत्पन्न की जा सकती हैं। तो याद रख लीजिए, अनुप्रस्थ तरंगें जो होती हैं वो ठोसों में, क्योंकि उनके लिए दृढ़ता बहुत ज़रूरी होती है, तो ठोसों में या द्रव की सतह पर अनुप्रस्थ तरंगें, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, अनुप्रस्थ तरंगें कहाँ, ठोसों में द्रव की सतह पर। यानी अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोसों में उत्पन्न की जा सकती हैं या ठोसों में संचरित होती हैं और द्रव की सतह पर भी उत्पन्न की जा सकती हैं। अगर आप सोचें कि अनुप्रस्थ तरंगों को हम द्रव के अंदर या किसी गैस में उत्पन्न कर लें तो ये संभव नहीं है, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंगों के लिए दृढ़ता बहुत ही आवश्यक होती है। जबकि जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं वो ठोस में, द्रव में और गैस में किसी भी प्रकार के माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं या किसी भी माध्यम में संचरित हो सकती हैं। और इसीलिए जो ध्वनि तरंगें होती हैं, चूँकि वो एक अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, इसीलिए वो ठोस, द्रव और गैस तीनों ही माध्यमों में संचरित हो सकती हैं। तो इस तरह से आपकी अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें क्या होती हैं, वो हमने आपको बता दी। अब बात कर लेते हैं अंतर की। तो जो मैंने आपको बताया है उसी में अंतर आपको मिल जाएगा। पहला अंतर है इनकी परिभाषाएं। क्या अंतर है? जब माध्यम के कण तरंग चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, अनुप्रस्थ तरंग। जब माध्यम के कण तरंग चलने की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग। ये पहला अंतर हो जाता है। दूसरा अंतर क्या है? अनुप्रस्थ तरंग जो होती है वो सुरंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ती है, जबकि अनुदैर्ध्य तरंग में क्या है, वो संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ती है। दो सुरंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी तरंगदैर्ध्य होती है। यहाँ दो संपीड़न या दो विरलन क्रमागत के बीच की दूरी तरंगदैर्ध्य के बराबर होती है। चूंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए कहीं कण पास पास है, कहीं कण दूर दूर है, तो सीधी बात है क्या होगा, अनुप्रस्थ तरंगों में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुदैर्ध्य तरंगों में जो माध्यम का दाब या घनत्व होता है, माध्यम का दाब व घनत्व वो परिवर्तित होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। खुद देख लीजिए, जहाँ कण पास पास आ जाएंगे वहाँ पर दाब भी ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ पे घनत्व भी ज़्यादा हो जाएगा। यानी जहाँ संपीड़न होगा वहाँ दाब और घनत्व ज़्यादा होंगे, जहाँ विरलन होगा, जहाँ कण दूर दूर होंगे वहाँ दाब और घनत्व कम होगा। तो आपका ये भी एक अंतर बन जाता है। अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम का दाब या घनत्व अपरिवर्तित रहता है, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगों में बदल जाता है, संपीड़न पर ज़्यादा और विरलन पर कम होता है। एक और अंतर बन जाएगा, अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोसों में या द्रव की सतह पर उत्पन्न की जा सकती हैं, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगें ठोस, द्रव या गैस तीनों प्रकार के माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती हैं। तो इस तरह से आज के जो पॉइंट हमें पढ़ाने थे वो सारे हमने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। फिर भी यदि कोई डाउट हो आपका तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा या फिर ग्रुप में आप अपना लिखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास यदि आपको पसंद आती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए।